हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 9 जनवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 9 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले 9 जनवरी को दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, तो आप सभी को प्रवासी भारतीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप कमेंट करके मुझे बताओ प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है 9 जनवरी को ही। इस वीडियो में दोस्तों मात्र 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों को पिछले दिन का करंट अफेयर का 1 मिनट में रिवीजन मिलने वाला है। इसके अलावा आज की टॉप 10 करंट अफेयर मिलने वाली है। पिछले साल के करंट अफेयर का भी रिवीजन हम लोग करेंगे 10 क्वेश्चन का। और इसके अलावा अभी ग्रुप डी एग्जाम लिया गया है, तो इसके पूछे गए 10 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। और फिर होगा लास्ट सेशन हमारा आज का सवाल। अभी देखो ग्रुप डी एग्जाम का लिया गया है, इसके बाद सीजीएल का भी लिया जाएगा। आप लोग परेशान ना हो, सभी क्वेश्चन, सभी जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम्स हुए हैं सभी के क्वेश्चंस लिए जाएंगे और कवर कराए जाएंगे। कल जैसे कि कुछ लोगों ने किया था कमेंट कि सर सीजीएल का कराइए, तो बिल्कुल उसका भी लिया जाएगा, जीडी का भी लिया जाएगा। जो भी बड़े बड़े एग्जाम हुए हैं सबके क्वेश्चंस लिए जाएंगे एक एक करके। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में इतना कुछ आपको मिलने वाला है। लाइक कर दीजिए। शुरू करते हैं कल के क्विक रिवीजन से। तो दोस्तों अभी हाल ही में गोवा में देश का पहला पर्पल फेस्टिवल आयोजित किया गया। अवतार की रिपोर्ट के अनुसार चेन्नई शहर महिलाओं को रोजगार देने के मामले में टॉप पर रहा है। और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने एएसआई के संरक्षित स्मारकों के लापता होने की रिपोर्ट दी है। उन्होंने बताया है 50 ऐसे स्मारक लापता हो चुके हैं पिछले सालों में। रिवोल्यूशनरीज नामक पुस्तक लॉन्च की गई संजीव सान्याल की, ये इनकी नई पुस्तक है। 2023 में हैदराबाद में फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस का आयोजन होने जा रहा है और ये पहली बार होगा हैदराबाद में। मेघालय में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूर्वोत्तर कृषि कुंभ का उद्घाटन किया है। और नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस के द्वारा यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा अभी हाल ही में वित्तीय वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान बताया गया है 7%। जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है बंधन बैंक ने। सौरभ गांगुली को इसका बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। और महाराष्ट्र के जालना पुलिस और नागपुर पुलिस को 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का खिताब दिया गया है। और वहीं एशिया पैसिफिक डॉक संघ या कहें पोस्टल एसोसिएशन के महासचिव बन गए हैं डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो का, जिनको आपने 1 मिनट में किया रिवीजन। अब बात करेंगे आज के क्वेश्चन की। पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो जैसा कि कल भी हमने जिक्र किया था कि 79वें ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। कल वीकली करंट अफेयर की वीडियो आई थी, तो जिन लोगों ने वीकली वाइज रिवाइज नहीं किया है तो आप लोग वीकली भी रिवीजन करा करो। एम प्राणेश 79वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं दोस्तों। ये कौस्तव चटर्जी के बाद बने हैं, यानी कौस्तव चटर्जी अभी 78वें बने थे और अभी ये 79वें बन गए हैं ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर आपको हमेशा बताया जाता है कि फिडे की 2500 से ज्यादा रेटिंग या कहें पॉइंट्स इकट्ठा कर लेने के बाद एक पदवी दी जाती है। तो ग्रैंड मास्टर की पदवी अब इनको भी मिल चुकी है। भारत में ऐसे 79 ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं पुरुषों में। ओके, 79वें बन गए एम प्रणयस। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है बिकम इंडियाज 79th चेस ग्रैंड मास्टर। एम प्रणयस दोस्तों ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं और इन्होंने अभी हाल ही में ग्रैंड मास्टर फ्रोड अलाउ आलसेन को हराया हुआ है और इसके बाद 2500 ELO रेटिंग प्राप्त की। अच्छा, इसी के साथ साथ 2023 में ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बन गए। मतलब इस साल के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर ये बने हैं। टोटल ओवरऑल तो 79 हैं भारत में। पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? विश्वनाथन आनंद 1988 में बने थे। ठीक है, भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश। विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा। पिछले कुछ ग्रैंड मास्टर की बात करें तो 78वें कौस्तव चटर्जी, 77वें आदित्य मित्तल, 76वें प्रणव आनंद और 75वें वी प्रणव बने थे। अच्छा, आपको पता होगा अभी कोनेरू हम्पी का नाम आया था। कोनेरू हम्पी दोस्तों इन्होंने अभी हाल में विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था। कौन सा मेडल? सिल्वर। इसके अलावा मैंने आपको मैग्नस कार्लसन के बारे में बताया था। मैग्नस कार्लसन याद रखिएगा, मैग्नस कार्लसन वो व्यक्ति हैं जो करंट टाइम पर दुनिया के सबसे बेस्ट प्लेयर हैं शतरंज के। एक तो इनके नाम रिकॉर्ड है सबसे हाईएस्ट पॉइंट गेन करने का, 2882 पॉइंट तक एक बार पहुंच चुके थे। इसके अलावा इनके नाम अभी एक और रिकॉर्ड जुड़ गया है। अभी जो मैंने विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप का जिक्र किया जिसमें कोनेरू हम्पी ने सिल्वर मेडल जीता है महिलाओं में, उसमें इन्होंने गोल्ड जीता हुआ है पुरुषों में। इसके अलावा ये पिछले सीजन में और पिछले के पिछले यानी पिछले 3 बार से
तीन तीन जो चैंपियनशिप होता है, बड़ा टूर्नामेंट होता है, उन तीनों को जीतते आए हैं, यानी हैट्रिक की हैट्रिक लगा दिए हैं। ये एक अद्भुत रिकॉर्ड इनके नाम बन गया है, मैग्नस कार्लसन के नाम। नॉर्वे के रहने वाले हैं, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन दोस्तों कर्नाटक में किया जाएगा। कर्नाटक में किया जाएगा, कर्नाटक के हुबली शहर में, ये हुबली गढ़वाल में किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी जी इसको इनॉग्रेट करेंगे। नेशनल यूथ फेस्टिवल, राष्ट्रीय युवा महोत्सव। अब देखो, इसको किया जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये दोस्तों आपको पता है 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। तो 12 जनवरी के अवसर पर ये फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा, क्योंकि 12 जनवरी को दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है और उन्हीं की जयंती के अवसर पर यह आयोजित किया जाता है। तो 12 से 16 जनवरी के बीच में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका आयोजन उद्घाटन करेंगे। 26वां इस बार का ये संस्करण होगा। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर हम लोग मनाते हैं 12 जनवरी को। ऐसे ही विश्व युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। तो दोनों ही पॉइंट आप याद रखेंगे। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में अगर बात करें तो इनसे रिलेटेड 2 क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने बेलूर मठ की स्थापना की थी, बेलूर मठ की, और इन्होंने रामकृष्ण मिशन भी चलाया था। एक्चुअली में रामकृष्ण परमहंस के ये शिष्य थे और रामकृष्ण के जो विचार हैं उनको दुनिया में फैलाने के लिए रामकृष्ण मिशन इन्होंने शुरू किया था और बेलूर मठ की स्थापना की थी। ये सारे क्वेश्चन स्वामी विवेकानंद जी से पूछे जाते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकवादी संगठन घोषित किया, ये किस राज्य में स्थित है? तो एक्चुअली में ये सबसे ज्यादा एक्टिव थे जम्मू कश्मीर में। द रेजिस्टेंट फ्रंट ये एक आतंकवादी संगठन घोषित हो चुका है केंद्र सरकार के द्वारा। यहाँ पर आप देख पाओगे सेंटर डिक्लेयर्ड टीआरएफ, टीआरएफ मतलब द रेजिस्टेंट फ्रंट, टेररिस्ट आउटफिट। तो ये रेजिस्टेंस फ्रंट जो है ना कश्मीर में बहुत ज्यादा एक्टिव था और लश्कर ए तैयबा के साथ साथ मिल करके ये आतंकवाद फैलाने का काम किया करता था। तो अभी केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए के तहत इसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। लश्कर ए तैयबा को भी घोषित कर दिया गया था। देखो ये लोग क्या करते हैं ना, समय समय पर एक नए नए ग्रुप्स बनाते हैं, नए नए संगठन बनाते रहते हैं, ठीक है, और उस संगठन के थ्रू वो वहां की जनता को गुमराह करते हैं, साथ ही साथ वहां पर आतंकवादियों को पनाह देने का काम करते हैं और भी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे काम वगैरह कराते हैं। जब सरकार की नजर में आते हैं तो सरकार इन पर जब जांच पड़ताल करती है संगठनों पर, तो फिर उन पर बैन लगाती है या फिर बहुत सारा प्रोसेस होता है, एक्शन भी लेती है। तो ऐसे ही 2019 में लश्कर ए तैयबा के तहत एक प्रॉक्सी संगठन के रूप में यह अस्तित्व में आया था, तो इस पर अभी बैन लगा दिया गया है। क्लियर? अगला, अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश कौन है? तो अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला जो इस बार होगा उसकी थीम कंट्री चुनी गई है स्पेन को। स्पेन कंट्री है एक और एक यूरोपियन कंट्री है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल, स्पेन टू बी इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर्स थीम कंट्री। तो ये इस बार थीम कंट्री होने वाली है। इस पुस्तक मेले का आयोजन दोस्तों पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स गिल्ड के द्वारा किया जाएगा। 31 जनवरी से शुरू होकर के 12 फरवरी तक ये फेयर चलेगा। कहाँ पर? बोई मेला प्रांगण में, जिसे सेंट्रल पार्क मेला ग्राउंड भी कहा जाता है, कोलकाता में स्थित है। स्पेन से एक पॉइंट मुझे याद आ रहा है, स्पेन ने अभी हाल ही में जो अंडर 17 का फीफा वाला विश्व कप हुआ था ना, महिलाओं का वर्ल्ड कप हुआ था ना, विमेंस का, कहां पर हुआ था? ये हुआ था इंडिया में। इसको जीता था, ठीक है ना। विनर रहा था कौन? स्पेन। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला, हाल ही में इसरो ने भारत में स्पेस टेक स्टार्टअप्स की मदद के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो इसरो ने अभी माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है भारत में स्पेस टेक स्टार्टअप की मदद करने के लिए। स्पेस टेक स्टार्टअप का मतलब क्या हुआ? ऐसे स्टार्टअप्स जो स्पेस टेक्नोलॉजी पर काम करें, जो अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी पर काम करें। जैसे भारत में देख लो बहुत सारे स्टार्टअप अभी सामने आ रहे हैं, स्काई रूट हो गया, ठीक है ना, स्काई रूट के बारे में मैंने आपको बताया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था एक अग्निदूत करके था, एरोस्पेस, अग्निकुल करके था, सॉरी, तो अग्निकुल एरोस्पेस था। इसने भी हाल ही में, जैसे स्काई रूट ने पहला रॉकेट का परीक्षण किया, विक्रम S1, और इसके बाद फिर अग्निकुल जो था इसने भी अभी हाल ही में रॉकेट को जो लॉन्च किया जाता है जिससे, यानी रॉकेट लॉन्चर जो होता है
उसका परीक्षण किया था। ये सब कहीं ना कहीं जाकर के इसरो की मदद करेंगे, इसरो की हेल्प करेंगे। आगे चल करके जो छोटे मोटे काम होंगे वो इसरो इनसे करा लिया करेगा। इसी वजह से भारत में ऐसे ही टेक स्टार्टअप्स की मदद के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है इसरो ने। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे रेफरेंस के लिए, द हिंदू का। इसरो का मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और माइक्रोसॉफ्ट तो आप जानते ही हो बिल गेट्स की कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी 1975 में, बिल गेट्स ने की थी, अमेरिकन कंपनी है। और इसरो की स्थापना अगर बात करें तो इसकी स्थापना 15 अगस्त को 1969 में करी गई थी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसके करंट टाइम पर अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ जी, एस सोमनाथ। माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात करें तो वर्तमान में सीईओ हैं सत्या नडेला। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको सारी जानकारियां और भी मिल जाएगी जो इससे रिलेटेड है। स्पेस इंजीनियरिंग, क्लाउड टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, इन सब क्षेत्रों में माइक्रोसॉफ्ट हेल्प करेगा इसरो की। तो जनवरी 2023 में ये डील हुई है। आगे बढ़ते हैं। अब करंट अफेयर का रिवीजन कर लेंगे हम लोग 2022-23 का। ठीक है, आप लोग की डिमांड पर देखिए यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में रख दिया गया है, तो आप लोग अच्छे से सहज तरीके से तैयारी कर सकते हैं। देखो, आप लोग के लिए दोस्तों मैं हमेशा से प्रयासरत रहता हूँ कुछ अच्छा दिया जाए, तो आप लोग का भी कर्तव्य बनता है कि आपको इसे अपना चैनल मान करके शेयर करना है। आपका जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, जहां से भी आप जुड़े हो, फेसबुक पर या फिर व्हाट्सएप पर, आप उसमें इसे शेयर करो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, जिससे हमारा भी मोटिवेशन, हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ सके और मैं आपको और अच्छी अच्छी चीजें दे सकूं। देखो, अभी यहाँ पर दो नई चीजें शुरू की गई हैं। एक तो करंट अफेयर का ये रिवीजन आपका कराया जाता है जो पिछले साल का होता है, और इसके साथ ही साथ आपका जो प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम्स हुए रहते हैं उनका भी रिवीजन कराया जाता है। अभी ग्रुप डी लिया हूं, आगे चल करके एसएससी, जीडी, सीजीएल वगैरह सबके आपके कराए जाएंगे। बस आपको डेली जुड़े रहना है। ठीक है, तो आपको आइडिया लगता जाएगा कि कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तो आप डेली एक तो रेगुलरिटी बना करके रखो, और दूसरी बात ये कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। यहां पर बात करेंगे, बच्चों को कोविड टीके लगाने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना था। विश्व रेंजर दिवस मनाए जाने की शुरुआत 2007 को हुई थी। एशिया की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल अभी बनी थी। और विधानसभा बैठकों के मामले में सबसे टॉप पर केरल बनकर के उभरा था। महिला यूरो चैंपियनशिप इंग्लैंड ने जीता था। इसके अलावा अगले 5 क्वेश्चन है। हाल ही में किसने मादक पदार्थों की तस्करी पर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो अमित शाह जी ने किया था। यह क्वेश्चन अभी पेट एग्जाम में पूछा गया था, यूपी ट्रिपल एससी के पेट एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, हाल ही में उपराष्ट्रपति ने किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति के रंग प्रदान किया, यानी प्रेसिडेंट कलर्स मेडल दिया? तो तमिलनाडु की पुलिस को दिया। हंगेरियन F1 ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता। रेडबुल के खिलाड़ी हैं, नीदरलैंड के रहने वाले हैं। भारत और किस देश के बीच अल नजाह 4 आयोजित हुआ? तो भारत और ओमान के बीच में अभ्यास होता है, इंपॉर्टेंट है। कौन सा खिलाड़ी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 2 शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने? तो ये गुस्ताव मैककॉन बने हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में वॉल ऑफ पीस का निर्माण किया गया? तो अभी हाल ही में केरल में वॉल ऑफ पीस का निर्माण किया गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे वॉल ऑफ पीस कुछ इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पर वॉल पर दोस्तों कुछ लिखी गई आकृतियां हैं, स्केचेस की गई हैं, शांति संदेश लिखे गए हैं। तो इन्हें बेसिकली कहा जाता है म्यूरल। और केरल में ये जो म्यूरल पेंटिंग हुई है ये 700 फीट लंबी है, और इसने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। 700 फीट लंबी इस म्यूरल पेंटिंग का। ठीक है, मतलब ये दीवालों पर जो लिखे जाते हैं इन्हें म्यूरल पेंटिंग कहा जाता है। तो अभी केरल इस वजह से ये चर्चे में आया है क्योंकि केरल में वहां पर एक स्कूल है, गवर्नमेंट वोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल। तो वहां पर ये किया गया है और इसने कई अवार्ड जीते हुए हैं, जैसे यूरेशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता अभी ये हाल ही में। तो यहाँ पर 250 से ज्यादा लैंग्वेजेस में शांति शब्द लिखे गए हैं। द वॉल ऑफ पीस सबसे बड़ी सार्वजनिक कला परियोजना बनाने का रिकॉर्ड केरल में बन गया है। आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजस्व पुलिस प्रणाली को समाप्त कर दिया? तो उत्तराखंड राज्य ने दोस्तों राजस्व पुलिस प्रणाली को, या कहें रेवेन्यू पुलिस सिस्टम को समाप्त कर दिया है। उत्तराखंड, यहाँ पर आप देख पाओगे एएनआई का आर्टिकल है। एक्चुअली में जैसे पुलिस सिस्टम होता है ना, ऐसे ही वहां पर राजस्व पुलिस सिस्टम भी होता था। सीमावर्ती इलाके में ये लोग राजस्व या पटवारी पुलिस व्यवस्था रखते थे, और 1800 ऐसे राजस्व ग्राम हुआ करते थे जिसके तहत ये पुलिस काम करा करती थी। मतलब राजस्व विभाग के जो सिविल अधिकारी थे वो भी पुलिस की तरह काम करते थे, किसी को भी जांच के दायरे में ले लेते थे, उन्हें गिरफ्तार कर लेते थे, उन पर एक्शन लेते थे। लेकिन
अब ये व्यवस्था खत्म कर दी गई है। ये व्यवस्था 150 साल पहले अंग्रेजों ने शुरू किया था और अब उत्तराखंड ने इसे समाप्त कर दिया है 3 जनवरी के बाद से। अच्छा, उत्तराखंड में दोस्तों आप सुन रहे होंगे आजकल लगातार चर्चे में चल रहा है जोशीमठ। ये जोशीमठ क्यों धंस रहा है, जोशीमठ में क्या कुछ हो रहा है, क्यों विवाद में मचा हुआ है, ये लगातार मीडिया में बना हुआ है। इस पर आज एक डिटेल वीडियो आएगी और वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, जिससे पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन है, किस देश को 1 जनवरी 2023 से अगले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता सौंपी गई है? तो दोस्तों अभी 1 जनवरी 2030 से अगले 6 महीनों तक के लिए यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता करने वाला देश बनेगा स्वीडन। ये अगले 6 महीनों तक के लिए प्रेसिडेंसी वहां पर प्राप्त कर चुका है। 18 महीनों के लिए 3 देशों को अध्यक्षता दी गई थी, तो 6-6 महीनों के लिए पिछले साल हो गया और इस साल का अगला जो 6 महीने होगा वो जाएगा स्वीडन के पास। पिछली साल फ्रांस और चेक गणराज्य ने किया था, तो 2022 और 23 के मिड तक ये अध्यक्षता मिलनी थी। यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता अगले 6 महीनों तक अब स्वीडन के पास गई। मोटा मोटा आप समझो केवल 1 जनवरी से अगले 6 महीनों तक के लिए यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता स्वीडन करेगा। स्वीडन इससे पहले 2001 और 2009 में भी अध्यक्षता कर चुका है। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो 1948 में ब्रुसेल्स संधि के तहत स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में ही है। उर्सुला वॉन डर लियोन जो है इसकी महासचिव हैं और टोटल 27 सदस्य देश इससे जुड़े हुए हैं आज के टाइम पर। यहाँ पर आप देखोगे मैप में तो ये जो कंट्री जो आपको ब्लू में दिख रही हैं ये सभी यूरोपियन यूनियन की हैं। इसके अलावा जो ऐसे देश दिख रहे हैं येलो कलर में, ये कैंडिडेचर का स्टेट का दर्जा प्राप्त किए हुए हैं। और ब्रेग्जिट, ये आपको रेड कलर में एक देश दिख रहा है जिसे ब्रेग्जिट लिखा गया है, मतलब ये ब्रिटेन एग्जिट हुआ है। ठीक है ना, ये बेसिकली ग्रेट ब्रिटेन है और ये एग्जिट हुआ है, तो ब्रेग्जिट इसीलिए लिखा गया है। आपको पता होना चाहिए ब्रिटेन आज के टाइम पर यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा रिलेट करें, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर जो कैंडिडेचर का स्टेट का दर्जा है बीच में यहाँ पर ग्रे कलर में है। ग्रे कलर मतलब वो 10 देश नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बोस्निया और हर्जेगोविना नाम का एक देश है। इस मैप से आप कंपेयर करो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर जो बोस्निया और हर्जेगोविना देश है ये आज के टाइम पर ये मेंबर नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर आप कंपेयर कर लो, ये जो कंट्री है ना, ये बोस्निया और हर्जेगोविना है, ये आज के टाइम पर मेंबर नहीं है। सर्बिया जो है ये कैंडिडेचर का स्टेट का दर्जा पाई हुई है। इसके अलावा नॉर्थ मैसेडोनिया, अल्बानिया और इधर मोंटेनेग्रो, ये सभी कैंडिडेचर का स्थान पाए हुए हैं, दर्जा पाए हुए हैं। मतलब आगे आने वाले कुछ सालों में इनको सदस्य बना लिया जाएगा। लेकिन बीच में एक देश है कोसोवो। कोसोवो जो है ये वाला देश, ये वाला, ये जो है ये सदस्य नहीं है इसका। क्लियर है ना? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। शशि थरूर द्वारा लिखी गई किस नई पुस्तक का विमोचन किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने एक पुस्तक लिखी हुई है, जो इनकी नई पुस्तक है। ये अक्सर पुस्तकें लिखा करते हैं। तो इनकी नई पुस्तक आई हुई है अंबेडकर ए लाइफ। ये पुस्तक का अभी विमोचन किया गया। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है अंबेडकर ए लाइफ लॉन्च्ड। तो ये इनकी लेटेस्ट पुस्तक है जिसमें डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। क्लियर। पिछले दिनों में बहुत सारे पुस्तकें आए हैं, उनका भी हम लोग रिवीजन करेंगे। जैसे अंबेडकर ए लाइफ तो आप देख लोगे, शशि थरूर ने लिखा। रिवॉल्यूशनरीज संजीव सान्याल ने लिखा, जिसको कल हम लोगों ने बात किया था। चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 रंजन गोगोई, जो कि फार्मर्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, इन्होंने लिखा। फोर्क्स इन द रोड सी रंगराजन ने लिखा। फिट एट एनी एज एयर मार्शल पीवी अय्यर ने लिखा। और द इंडियन नेवी एट 75 रणजीत बी रॉय और अरित्रा बनर्जी ने लिखा है। द लाइट वी कैरी मिशेल ओबामा ने लिखा है। ये लेटेस्ट पुस्तकें हैं जो अभी चर्चे में रही हैं, इनको भी आप याद रखेंगे। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, रिवीजन आप करते रहा करो। ठीक है ना? अच्छा, चैनल को आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो नोटिफिकेशन ना जाने का कारण होता है बेल आइकन। आपने अगर बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो उसको प्रेस कीजिए और ऑल पर क्लिक कीजिए। अगर फिर भी नोटिफिकेशन नहीं आता है तो मैंने कुछ ग्रुप्स के, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप उन व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, जिससे आपको नोटिफिकेशन वहां के थ्रू मिल जाया करें। किस केंद्रीय मंत्री ने मणिपुर में 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का अनावरण किया? तो दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी अभी मणिपुर के दौरे पर गए हुए हैं और उन्होंने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का अभी इनॉग्रेशन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कुछ इस प्रकार से है। ये 120 फीट ऊंची पोलो खेलते हुए एक खिलाड़ी की प्रतिमा है जो कि मणिपुर में स्थापित की गई। अब इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। दोस्तों पोलो जो खेल है ना,
इसको लेकर के काफी विवाद है। इसको ऐसा माना जाता है कि पोलो का जन्मदाता मणिपुर ही है, लेकिन कुछ यूरोपियन कंट्रीज, आप तो जानते ही हो, लोग अगर विदेशी कोई खोज किया है तो वो उसको ज्यादा ऑथेंटिकेशन देते हैं, उसको ज्यादा मान्यता देते हैं। तो कुछ लोग तो अभी भी ग्रीस को मानते हैं, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज वगैरह भी वो ग्रीस को ही मानती हैं कि ग्रीस ने ये खेल खोजा है। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो मणिपुर में पोलो खेल का जन्म स्थान माना जाता है। तो इस वजह से 120 फीट ऊंची मणिपुर में पोलो की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया, पोलो खेलते हुए खिलाड़ी का, ठीक है। तो मणिपुर के इम्फाल के पूर्वी जिले केमजिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में इसका उद्घाटन किया गया है। क्लियर, पूर्वोत्तर में सबसे ऊंचा स्मारक है। अब कुछ स्मारक आए हैं, उनका रिवीजन कर लेते हैं। चलो बताओ, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहां पर है? गुजरात में है। किसकी मूर्ति है ये? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। इसकी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसकी है? रामानुजाचार्य जी की। कहां पर है? हैदराबाद में है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किसकी मूर्ति है? कैंपेगौड़ा जी की, जो कि बेंगलुरु के संस्थापक थे और ये कर्नाटक बेंगलुरु में स्थापित है। स्टैचू ऑफ पीस नाम की एक मूर्ति का इनॉग्रेशन किया श्री रामानुजाचार्य जी की, ये भी मूर्ति है, लेकिन ये श्रीनगर में स्थापित की गई। ध्यान रखिएगा, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो थी रामानुजाचार्य जी की, वो हैदराबाद में है, और एक स्टैचू ऑफ पीस है जिसका अमित शाह जी ने इनॉग्रेशन किया था श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में, वो भी रामानुजाचार्य जी की है। इसके अलावा राजस्थान में स्टैचू ऑफ बिलीफ का उद्घाटन किया गया है, जो कि राजस्थान में है, और ये भगवान शिव की ये मूर्ति है, विश्वास स्वरूपम, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ग्रुप डी एग्जाम 2022 में पूछे गए कुछ और प्रश्नों का आज भी हम लोग रिवीजन करेंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1857 में किसके द्वारा की गई? 97 में किसके द्वारा की गई? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। और निम्न में से किस परमाणु की त्रिज्या सबसे बड़ी है? आयोडीन। मैंने आपको बताया था ना कि चूंकि ये वन लाइनर फॉर्मेट में लिया जा रहा है तो इसमें ऑप्शंस भी क्रिटिकल रोल निभाते हैं। तो अब डिपेंड करता है, कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन के थ्रू उसमें जानना होता है। तो यहाँ पर भी जैसे ये निम्न में से दिया गया है, तो इसका मतलब वहां पर जो ऑप्शंस दिए गए थे उसमें परमाणु त्रिज्या की बात की गई है जो सबसे बड़ी थी, तो उसमें आयोडीन था। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हो परमाणु त्रिज्या कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है, संयोजकता वगैरह, तो आप आवर्त सारणी पर जो हमारी वीडियो है उसको जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। 1.5 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा हुआ है। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 27 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच गुजरात के कितने शहरों में किया गया? तो ये 6 शहरों में किया गया। अगला वाला राष्ट्रीय खेल कहां पर खेले जाएंगे? गोवा में खेले जाएंगे, 37वें, ठीक है। भारतीय संविधान में कितने भाग और कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों कुल अगर भाग बात की जाए तो 25 भाग हैं कुल, और 12 अनुसूचियां हैं। वैसे संविधान में भाग तो 22 हैं, लेकिन जो ये होता है ना भाग का, भाग खा करके, इन सबको जोड़ करके 25 होते हैं, और मैं इस पर भी एक वीडियो दे चुका हूं, इसका पूरा कंफ्यूजन क्लियर किया गया है, तो आप वो भी सर्च करके देख सकते हैं। भारत में शिक्षा से संबंधित तमन्ना टूल किसने लॉन्च किया? तो सीबीएसई और एनसीईआरटी ने मिलकर के लॉन्च किया था। निम्न में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? किलोवाट नहीं है, उसमें देखा गया था, ऑप्शंस के थ्रू इसको भी लगाना था। मैग्नीशियम रिबन वायु ऑक्सीजन में एक चमकदार लौ के साथ जलता है और एक सफेद पदार्थ एक्स में परिवर्तित हो जाता है, तो उसमें एक्स क्या है? एक्स जो है ये एमजीओ है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जब जल करके एमजीओ बनाता है। निम्न प्रसिद्ध चर्चों में कौन सा अपने स्थान के साथ सुमेलित है? तो इसमें मिलान करो करके था बेसिकली, तो उसमें सेंट पॉल कैथेड्रल जो है ये कोलकाता में स्थित है, ये आप याद रखेंगे। एवीजीसी यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का आरंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बना है, ये क्वेश्चन भी कवर कराया गया था आपको करंट अफेयर में। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? क्योंकि वे प्रकाश के विस्तार स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस जो हैं ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए थे, और जैसा कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आप बस वीडियो में रेगुलरिटी बनाए रखिए, आपका सारा जो भी बड़ा बड़ा एग्जाम है सबका क्वेश्चंस आपको कवर कराया जाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो थे आज के दिन के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो आए होंगे पसंद। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है, ये भारत के किस राज्य में है? उड़ीसा में है। किस ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है? तो इनमें से सभी ट्रॉफियां जो है ये क्रिकेट से संबंधित हैं। आज आपको क्या बताना है, भारत का कौन सा राज्य है जहां राज्यसभा की सीटों की संख्या केवल 1 है? इनमें से कौन सा राज्य है आप बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। अगर 1 से अधिक राज्य है तब भी आप कमेंट करके बता देंगे। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर भी आपको बताने हैं आज। इस वीडियो की क्विज और पीडीएफ डिटेल के साथ फ्री में दी जाती है आपको, डेली आपको ये मिलेगी एमजीटी ऐप पर।
तो आप एमजेटी एजुकेशन ऐप गूगल प्ले स्टोर से जाकर के सर्च करके डाउनलोड करें। वहां पर फ्री पीडीएफ सेक्शन में जाएंगे तो मिलेगा, बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स आपको दिए गए हैं, वहां पर जाइए। स्टैटिक जीके वगैरह अगर आपको पढ़ना है यहाँ पर जाकर के पढ़ सकते हैं। फ्री क्विज आप डेली सॉल्व किया करो, और अब तो वीकली करंट अफेयर की भी सीरीज शुरू कर दी गई है, तो आप वीकली वाइज रिवीजन भी कर सकते हो। तो वीकली करंट अफेयर भी आप हमारा देख सकते हैं, रोजाना का रोजाना हर एक सप्ताह में आपका आएगा और उसे आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।